नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबसॉल्ट टेक्नोसिस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम 2019 के पुराने पेपर को, जो PGDCA से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। दोस्तों, पिछले साल जो पहला सवाल आ रखा है वो है आपका सिस्टम कॉल क्या होता है। तो सिस्टम कॉल क्या होता है दोस्तों, बेसिकली कि यदि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसके लिए सिस्टम कॉल का यूज़ किया जाता है। मतलब आपका अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है और उसको जुड़ना है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, उससे ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी कार्य करवाना है या एग्जीक्यूट करवाना है तो किसकी आवश्यकता होगी? सिस्टम कॉल की। तो सिंपल भाषा में कंप्यूटर में सिस्टम कॉल एक ऐसा प्रोग्रामेटिक तरीका है जिसके द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल से किसी सर्विस को रिक्वेस्ट करता है। कर्नेल मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड पार्ट जहाँ से सारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो आपका सॉफ्टवेयर यदि ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ना चाह रहा है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सिस्टम कॉल की। एक सिस्टम कॉल एक मैकेनिज्म है जो प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। मतलब आपकी जो प्रोसेस और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच की जो कड़ी है वो कौन सा? आपका सिस्टम कॉल। और भी सिस्टम कॉल के कौन कौन से कार्य देखते हैं। सबसे पहला कार्य है किसी प्रोसेस का बनाना और उसे मैनेज करना, मेन मेमोरी को मैनेज करना, फाइल्स को एक्सेस करना, डायरेक्ट और फाइल सिस्टम को मैनेज करना, जितने भी सिस्टम में डिवाइसेज है उसे हैंडलिंग करना, सुरक्षा देना, नेटवर्किंग, ये सारे कार्य दोस्तों किसके हैं? सिस्टम कॉल के। दूसरा क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों, फिर इसके अंदर आ रहा है प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन को मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन, ये सभी कार्य हो गए आपके सिस्टम कॉल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज प्रोसेस, कि कंप्यूटर में प्रोसेस क्या होती है। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक कार्य है वो क्या है? प्रोसेस सॉल्व कराना। या आप यूँ समझ सकते हैं किसी कंप्यूटर का भी बेसिक कार्य क्या है? प्रोसेस करना ही है। कि यदि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसकी अवस्था क्या कहलाएगी? आपके प्रोसेस कहलाएगी। इसको हम सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। यदि आपने किसी भी प्रोग्राम को एक नोटपैड की फाइल में लिखा है, अगर आप उसे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो वो क्या होगी? आपकी प्रोसेस होगी। यदि आप HTML का कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपने उसे HTML के प्रोग्राम को किस में लिखा? नोटपैड में लिखा। आपने उसे नोटपैड में लिखा जब, और उसे आपने सेव किया .html के इस नाम से। अब जब आप उसे रन कर रहे हो तो वो क्या होगी? आपकी एक प्रोसेस होगी। तो कोई भी प्रोसेस क्या होगा? कोई भी प्रोग्राम का रन होना या चलना क्या करना है कहलाएगा? आपका प्रोसेस कहलाएगा। प्रोसेस के अंदर दोस्तों 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है स्टैक। स्टैक होता है जो क्या कार्य आता है आपके? यूज टू मेंटेन टेम्परेरी डेटा। टेम्परेरी डेटा को मैनेज करने के लिए किसी भी प्रोसेस में क्या काम में लेंगे हम? स्टैक। दूसरा काम होता है दोस्तों हीप। हीप होता है रन टाइम में जो डायनामिक मेमोरी एलोकेट की जाती है। ऐसी मेमोरी जो रन टाइम में अलॉट की गई है वो क्या कहलाएगी? आपकी डायनामिक। उसे प्रोसेस के अंदर किससे डिनोट किया जाता है? हीप से। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे टेक्स्ट। क्या होता है? तो टेक्स्ट काम आता है प्रोसेसर रजिस्टर और वैल्यू ऑफ प्रोग्राम को रखने के लिए। कौन कौन से प्रोसेस रजिस्टर काम आ रहा है? प्रोग्राम की वैल्यू क्या है? ये सारा। नेक्स्ट आता है डेटा। क्या होता है कि डेटा काम आता है ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल को रखने के लिए। क्या कार्य आता है दोस्तों? हमारे डेटा काम आता है। तो ये हमारा हुआ इजी सा क्वेश्चन, प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, कि एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जैसे नाम से पता चल रहा है, किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेसर काम में लिए जाते हैं। यदि मान लो आपका कोई सिस्टम है जिसके अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है, और अगर आप प्रोसेसर की संख्या बढ़ा देंगे तो उसके काम करने की स्पीड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। इन सिस्टम के पास पैरेलल काम में लिए जाने वाले कई प्रोसेसर होते हैं। मतलब एक प्रोसेसर जो आपका लगा हुआ है और उसके साथ साथ पैरेलल में क्या लगे हुए हैं? और भी बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं जो कंप्यूटर क्लॉक, मेमोरी, बस, पेरिफेरल डिवाइस सबको क्या करते हैं? आपस में शेयर करते हैं। मेंस कंप्यूटर में बाकी हार्डवेयर की संख्या एक ही होती है, जबकि CPU की संख्या बढ़ा दी जाती है। मेमोरी आपकी उतनी है, बसेज उतनी है, पर CPU की संख्या आपने क्या कर दी? बढ़ा दी। तो वो हो गया आपका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। यानी एक से अधिक प्रोसेसर अगर काम आएंगे तो उसके एडवांटेज क्या हो गया? कि काम क्या हो सकता है? जल्दी हो सकता है। जो कार्य एक आदमी कर सकता है उसी कार्य पे अगर आप 5 आदमी लगा देंगे तो डेफिनेटली काम क्या होगा? जल्दी होगा। मल्टी प्रोसेसिंग के एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेज अभी जो मैंने आपको बताया कि सिस्टम का थ्रूपुट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
थ्रूपुट यानी सिस्टम का आउटपुट। अगर बहुत ज़्यादा सीपीयू लगे हुए हैं या एक से अधिक सीपीयू लगे हुए हैं तो उसकी कार्य करने की क्षमता भी क्या हो गई, बढ़ गई। नेक्स्ट आ गया सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, यानी अगर एक प्रोसेसर फेल भी हो जाए तो सिस्टम क्या नहीं होगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि उसके बैकएंड के लिए आपने क्या लगा रखा है, एक से अधिक प्रोसेसर और लगा रखा है। मतलब आप मान लो एक आदमी काम कर रहा था, यदि एक आदमी चला गया तो सारा काम रुक गया, पर आपने एक आदमी लगा रखे हैं 3। अगर एक बीमार हो रहा है या हट रहा है तो उसकी जगह दूसरे भी क्या कर रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। एक समय में एक से ज़्यादा प्रोसेस को रन करने से इसे ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। तो ये तो वे दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है। तो रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्रोसेस को रेडी स्टेट से अराइव होने के बाद सीपीयू मिलने में जो समय लगता है वो क्या कहलाएगा, रेस्पॉन्स टाइम कहलाएगा। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि आपकी कोई भी प्रोसेस रेडी थी पर सीपीयू बिजी है, तो रेडी से सीपीयू मिलने तक का जो समय है वो क्या कहलाएगा, रेस्पॉन्स टाइम। इसको अपन लेते हैं लाइव एग्जांपल में कि मान लीजिए आप किसी बैंक में गए हैं, आप बैंक पहुंच गए 11 बजे, आप बैंक में 11 बजे एंटर कर चुके हैं, पर आपका जो नंबर है टोकन के अनुसार वो आया 11:30 बजे, मतलब आपको वो आधे घंटे वेट करना पड़ा। आपको क्लर्क ने कितने बजे टाइम दिया, 11:30, तो वो आधा घंटा क्या हो गया, रेस्पॉन्स टाइम हो गया। मतलब आपके रेडी से आपको उस काउंटर तक पहुंचने में जो समय लगा वो क्या कहलाया, आपका रेस्पॉन्स टाइम। इसी तरह सीपीयू में भी हो गया कि आपकी कोई भी प्रोसेस रेडी है पर सीपीयू किसी दूसरे कार्य में बिजी था, तो दूसरे कार्य से जब वो फ्री हुआ तो वो क्या हो गया आपका, और फ्री होती है आपको जो सीपीयू अवेलेबल हो गया वो आपका क्या कहलाएगा, रेस्पॉन्स टाइम। तो रेस्पॉन्स टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कि टाइम एट विच द प्रोसेस गेट द सीपीयू फॉर द फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, कि आप जब अराइव हुए हो और आपको जब सीपीयू मिला है उसको घटाने पे आपको क्या मिलेगा, आपका रेस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डेडलॉक क्या होता है। तो डेडलॉक दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये क्वेश्चन आपको लगभग हर पेपर में मिलेगा, सेक्शन ए में भी, बी में भी और सी में भी। तो इस सेक्शन में हम सेक्शन ए के अनुसार देख रहे हैं कि डेडलॉक क्या होता है। तो बेसिकली डेडलॉक होता है दोस्तों कि यदि किसी दो प्रोसेस के लिए या दो प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को लेना चाहती है, मान लो कोई दो प्रोसेस है और उसको किसी एक ही हार्डवेयर की ज़रूरत है और वह हार्डवेयर ऑलरेडी किसी दूसरी प्रोसेस के लिए बिजी हो रखा है, तो वो रिसोर्स उन दोनों प्रोसेस को नहीं मिलेगा, वो कंडीशन क्या है, कहलाएगी आपकी डेडलॉक कहलाएगी। सीधे शब्दों में कहे तो किसी भी प्रोसेस का रुकना, यदि उसको वो रिसोर्स नहीं मिल पाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका डेडलॉक कहलाता है। इसको हम लाइव एग्जाम्पल के रूप में देखें कि यदि कोई भी दो व्यक्ति किसी एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट या चीज़ उन दोनों को ही नहीं मिल पा रहा है, तो दोनों का काम नहीं हो पाया, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हमारी डेडलॉक कहलाएगी। कि डेडलॉक की स्थिति तब बनती है जब दो प्रोसेस एक ही रिसोर्स को शेयर करते हैं या उन्हें एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इससे होता है यह है कि दोनों में से कोई भी उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के रूप में आप ये डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3, और उन तीनों प्रोसेस को हमने एक एक रिसोर्स दे रखा है, रिसोर्स 1, रिसोर्स 2 और रिसोर्स 3। तो यहाँ तक तो ये प्रोसेस आराम से चलती रहेगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। पर हुआ ये कि हमारी प्रोसेस 1 को जरूरत पड़ी रिसोर्स 2 की, और रिसोर्स 2 ऑलरेडी किसके लिए काम आ रहा है, प्रोसेस 2 के लिए। तो रिसोर्स 2 बिजी है प्रोसेस 2 के लिए और ज़रूरत किसे है, प्रोसेस 1 को। प्रोसेस 1 का काम रिसोर्स 2 के बिना नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेडलॉक आ गया, क्योंकि रिसोर्स वहाँ से फ्री नहीं होगा और प्रोसेस 1 का कार्य नहीं हो पाएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि प्रोसेस 2 का काम किससे हो रहा था, रिसोर्स 2 से। अब प्रोसेस 2 को भी किसकी ज़रूरत है, रिसोर्स 3 की ज़रूरत है अपना कार्य कराने के लिए, और रिसोर्स 3 किसके लिए बिजी है, प्रोसेस 3 के लिए बिजी है। तो प्रोसेस 2 को भी रिसोर्स 3 नहीं मिल पाएगा, तो कौन सी प्रोसेस रुक गई, आपकी P2 प्रोसेस रुक गई। इसी तरह P3 हो गया। तो किसी भी प्रोसेस का कार्य नहीं हो पाया तो ये कंडीशन क्या हो गई, हमारी डेडलॉक हो गई। सीधे शब्दों में कहे तो काम का रुकना। यदि किसी भी प्रोसेस को उसके रिसोर्स नहीं मिल पाते तो वो क्या हो गया, आपका डेडलॉक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस के द्वारा रिसोर्स को शेयर करना, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। कि यदि हमारी कोई भी 3 प्रोसेसेज है या 2 प्रोसेस है
और वो एक रिसोर्स को शेयर करना चाहती है, तो वो क्या करेगी कि अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करेगी कि पहले इसका काम हो प्रोसेस 1 का, फिर काम किसका हो प्रोसेस 2 का हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहलाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में लगे हुए प्रोसेसर और इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच सिंक्रोनाइजेशन स्थापित करना आवश्यक होता है। तो आपके प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत अधिक ज़रूरत है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट करती है तो उनके एग्जीक्यूट होने का एक ऑर्डर में सेट होना चाहिए कि मान लो 2 प्रोसेस है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, दोनों एक साथ आगे, तो हमें दोनों का क्रम क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्डर में ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सेट करेगा, नहीं तो वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट यानी प्रभावित कर सकती है, जिससे आउटपुट क्या होगा प्रभावित हो सकता है। मीन्स कहते आपकी कोई भी 2 प्रोसेस है या 2 या 2 से अधिक प्रोसेस है, वो एक ही रिसोर्स को लेना चाहती है, तो उनको क्या कर दिया जाए, एक ऑर्डर में सेट कर दिया जाए ताकि वो एक दूसरे पर प्रभाव ना डाल सके। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है दोस्तों। सबसे पहला है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब इसमें एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन दूसरे प्रोसेस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, मतलब अगर कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसका दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रोसेस होती है कोऑपरेटिव प्रोसेस। इसमें यदि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो दूसरे पर प्रभाव डालती है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्चुअल मेमोरी दोस्तों कोई मेमोरी नहीं है, कोई हार्डवेयर मेमोरी नहीं होती, ये बेसिकली एक मेमोरी टेक्निक है कि यदि हमारी हार्ड डिस्क का एक हिस्सा प्राइमरी मेमोरी की तरह काम आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल मेमोरी बोलेंगे। कि वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टेक्निक है जिसकी सहायता से हम कई एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम की रैम कम है तो आप वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करते हुए उस कमी को पूरी कर सकते हैं। इसको दोस्तों हम यूँ समझेंगे कि सपोज हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे जो सिस्टम है उसकी रैम है 2 GB और हमारी हार्ड डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट या नॉर्मली क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, 500 GB की होगी या 1000 GB की होगी। अब हमारे पास कोई भी प्रोसेस है जो है 3 GB की और प्रोसेस को रन करवाने का काम किसका है, रैम का। तो बाकी 2 रैम हमारी है 2 GB की, बाकी का जो रिमेनिंग 1 GB का हिस्सा है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, हार्ड डिस्क के एक हिस्से पे स्टोर हो जाएगा। वो हिस्सा क्या कहलाता है दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। तो वर्चुअल मेमोरी जिसमें सेकेंडरी मेमोरी का एक पार्ट प्राइमरी मेमोरी की तरह काम में लिया जाता है। मतलब आपका हार्ड डिस्क का एक छोटा सा हिस्सा आपका क्या रोल निभा रहा है, रैम का रोल निभा रहा है। एक प्रोग्राम का वह हिस्सा जिसकी जरूरत जब भी पड़ती है तो वह मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, बाकी का शेष हिस्सा सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। मतलब आपकी 2 GB रैम थी, जितना डेटा रैम को जरूरत है वो तो कहाँ आ गया, रैम में आ गया, बाकी का हिस्सा कहाँ आ गया, आपका सेकेंडरी मेमोरी में आ गया। तो ये हुआ दोस्तों वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हाट इज कर्नेल। तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कर्नेल क्या होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट या मुख्य पार्ट, वो क्या कहलाएगा, कर्नेल कहलाएगा। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का आप इसे दिल समझ सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस जहाँ से वो रन हो रहा है वो हिस्सा क्या कहलाएगा, कर्नेल कहलाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित सारे कोड कहाँ लिखे होते हैं, कर्नेल में लिखे हुए होते हैं। कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने पर सबसे पहले लोड होने वाला प्रोग्राम कौन सा होता है, कर्नेल होता है। कर्नेल बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है जो बेसिक सभी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ये क्या कार्य आता है, कर्नेल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस है जिसका यूज़ मेमोरी को मैनेज करना, डिस्क मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना और टास्क को मैनेजमेंट करने के लिए काम आता है। मतलब जो काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो किसका हो गया, कर्नेल का हो गया। क्योंकि कर्नेल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट, जहाँ से आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जो आपके हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा कर्नेल कहलाएगा। तो ये हुआ दोस्तों हमारा कर्नेल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज PWD कमांड इन लाइनक्स। तो PWD यानी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये कमांड काम आती है दोस्तों कि अभी आप वर्तमान में कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसको देखने या उसका पता लगाने के लिए क्या काम आता है, PWD। यदि आप विंडोज़ कंप्यूटर चलाते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, तो आप जैसे ही कोई फाइल या फोल्डर ओपन करते हैं तो ऊपर पाथ लिखा हुआ आता है
कि आप लोकल डिस्क डी में फोटोज फोल्डर में है। उसी तरह लाइनेक्स में अगर हम चेक करना चाहते हैं तो कमांड कौन सी काम आएगी, pwd, कि pwd कमांड करंट वर्किंग डायरेक्टरी का नाम बताती है। इस कमांड से आप पता लगा सकते हैं कि आप प्रेजेंटली किस डायरेक्टरी में काम करना है। जैसे एग्जांपल के $pwd, तो जैसे आप $pwd लिख के एंटर दबाएंगे तो रिजल्ट क्या आ गया कि आप होम यूजर के अंदर कहाँ हो, जॉर्ज नाम की डायरेक्टरी के अंदर बैठे हैं। तो आप वर्तमान में कौन सी डायरेक्टरी में कार्य कर रहे हैं उसका पता लगाने के लिए कार्य आता है आपका pwd कमांड। नेक्स्ट आ गया दोस्तों chmod कमांड इन लाइनेक्स। तो chmod का मतलब हुआ चेंज मोड। लाइनेक्स में मोड या परमिशन को चेंज करने के लिए chmod कमांड काम आती है। जैसा आपको पता होगा दोस्तों, लाइनेक्स के अंदर यूजर्स को अलग अलग परमिशन दी जाती है कि या तो यूजर डेटा को रीड कर सकता है, या यूजर डेटा को राइट कर सकता है, या यूजर उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। 3 परमिशन होती है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। उस परमिशन को देने के लिए कमांड काम आती है हमारे chmod, चेंज मोड। जैसे एग्जांपल लिखा है $chmod G और R। जी यानी किसको परमिशन देनी है, ग्रुप को। और ग्रुप को कौन सी परमिशन देनी है, रीडिंग की परमिशन देनी है। और आपने यहाँ लिख दिया फाइल का नाम। फाइल का नाम जैसे मैंने दे दिया xyz.txt, कि मेरी जो भी फाइल है xyz, उससे कौन सी परमिशन दी जाए, रीड की, किसे, ग्रुप के लिए। तो ये कमांड हुई दोस्तों चेंज मोड, यानी एक्सेस परमिशन को बदलने के लिए क्या कमांड काम आ रही है दोस्तों, चेंज मोड कमांड। चेंज मोड कमांड में रीड को R से, राइट को W से और एग्जीक्यूट को X से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि यदि हम नहीं चाहते कि भाई R, W और X काम में नहीं लेना, तो इसकी जगह हम नंबर्स भी काम में ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर हुआ 0, मतलब नो परमिशन। 1 का मतलब हो गया एग्जीक्यूट परमिशन। 2 का मीन्स हो गया राइट परमिशन। नेक्स्ट आ रहा है हमारा 3। 3 का मतलब हुआ दोस्तों 2 + 1, यानी राइट और एग्जीक्यूट। यदि मैं लिखता हूँ कि परमिशन मुझे chmod 3, मतलब परमिशन कौन सी हो गई, राइट और एग्जीक्यूट की। ये क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। नेक्स्ट आता है 4 नंबर रीड परमिशन। 5 यानी 4 + 1। 4 तो हुआ रीड के लिए और 1 हुआ एग्जीक्यूट के लिए। मतलब अगर आप लिखते हो chmod group = 5, मतलब आपने परमिशन कौन सी दे दी, रीड की भी दे दी और एग्जीक्यूट की भी दे दी। 6 हो गया 4 + 2, रीड और राइट। और 7 का मतलब हो गया तीनों परमिशन देना, रीड की, राइट की और एग्जीक्यूट की। एक कॉमन क्वेश्चन आता है दोस्तों 777 परमिशन का मतलब क्या होता है। तो 7 का मतलब हो गया RWX, किसको परमिशन, ऑनर को। दूसरा 7 हो गया RWX, रीड, राइट और एग्जीक्यूट, किसको, ग्रुप के लिए। और थर्ड 1 हो गया अदर्स के लिए। तो सबसे पहले ऑनर, ग्रुप और अदर्स, मतलब 777 परमिशन किसको देनी है, ऑनर को भी, ग्रुप को भी और अदर्स को भी। किसकी, रीड की, राइट की और एग्जीक्यूट की। तो ये तो हुआ दोस्तों सेक्शन ए से संबंधित सारे सवाल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन बी से संबंधित